हम्म। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपका चरक चिकित्सा 3 स्टार्ट करेंगे। दैट इज योर ज्वर चिकित्सा अध्याय। अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं। ओके, वी विल स्टार्ट, दे विल गेट इनटू द रिकॉर्डिंग ओनली। ठीक है, चरक चिकित्सा 3 से आप रियल में चिकित्सा स्थान में एंटर कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। बहुत अच्छे से सुनना है। मार्क नहीं हो पाए दोबारा से रिकॉर्डिंग को 2x पे चला के मार्क कर लेना है, चल जाएंगी चीजें। ठीक है, लेकिन अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझनी है सारी चीजों को। यही जितना हो सके उतना रिटेन करके आपको जाना है। ओके बेटा, देखिए की पॉइंट्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना होता है वेन एवर यू गो विद चिकित्सा स्थान। सबसे पहले आपको उसका चिकित्सा योग अच्छे से याद होना चाहिए। चिकित्सा योग आप ज्वर का देख चुके हैं पहले, है ना। चिकित्सा सूत्र पहले देख चुके हैं, इन द सेंस आपके ओरल रिवीजन में वो डाला गया है और अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी आपको। ओके, चिकित्सा सूत्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जब 1 to 10 चैप्टर की बात आती है, क्योंकि अपस्मार का चिकित्सा सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। धातुगत ज्वर इज द मोस्ट पोटेंशियल एरिया। ये लक्षण बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए। ठीक है, जैसे अस्थिगत ज्वर में वमन विरेचन दोनों मिलता है। इस तरीके के जो लक्षण इसमें बताए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं लंबे टाइम तक। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, ज्वर प्रशांत के लक्षण। कि ज्वर जो है वो अब दूर हो गया है। उसके सुश्रुत में अलग बताएं, चरक में अलग बताएं लक्षण। वो दोनों भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट इज दी पुनरावर्तक ज्वर का वर्णन, जिसपे एआईपीजीटी 2022 में क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट पूरी सेकंड लाइन उनकी दी गई थी। तो इतने पोर्शंस तो आपके की एरियाज हो गए। दैट मीन्स जब भी आप इन चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये एरिया तो आपका 100% बिल्कुल श्योर शॉट होना चाहिए। और इस एरिया से मैं अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रूल आज से हम बनाते हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं वो रूल, कि जब भी मैम की पॉइंट्स वाले रीजन से चाहे 10 चैप्टर हो जाए, चाहे 15 चैप्टर हो जाए, और चाहे 30th चैप्टर क्यों ना चल रहा हो चरक चिकित्सा का, इफ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन फ्रॉम धातुगत ज्वर तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इफ आई एम आस्किंग यू एनी चिकित्सा सूत्र तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस और नो? ये की पॉइंट्स अगर आप इस तरीके से लेके चलेंगे ना कि नेक्स्ट क्लास से पहले पूरा चैप्टर नहीं तो एटलीस्ट मेरे की पॉइंट्स रिवाइज हो जाए, तो आप देखिएगा आपका बहुत पोटेंशियल एरिया होगा जो बहुत अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने आप को एक रूल बनाना है, जिसे रिलीजियसली फॉलो करना है। रूल नंबर 1 जो मैंने सूत्र स्थान के स्टार्टिंग में बोला था वो क्या था, कि जो भी पढ़ाया गया उसे आपको या तो शाम को नहीं तो अगले दिन सुबह सबसे पहले रिवाइज कर लेना है। दैट इज योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो कभी बैकलॉग नहीं होगा। चलो, नाउ वील स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम चिकित्सा योग डिस्कस करेंगे। रसायन अध्याय के हम देख चुके हैं, वाजीकरण के हमने देखे थे, है ना। लास्ट क्लास हमने वो खत्म किया था। नाउ वील गो विद दी, दिस इज द कंपैरेटिव ऑफ रसायन एंड वाजीकरण। यू कैन गो विद दैट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं तो आप ब्राह्मी घृत याद रखेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि वो वाग्भट ने बताया है और ब्राह्मी से हमें उसे मेध्य रसायन के ओर हम जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रसायन में इसको बताया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, I'll let you know. 1 minute. Okay, that slide is not visible because PPT was on. Okay, बेटा, थैंक यू। चलिए, अब दिख रही है स्लाइड सृष्टि और एनीवन? ओके बेटा, ठीक है, अभी दिख रही है। ये जो है वो कंपैरेटिव है ऑफ रसायन एंड वाजीकरण। इनमें से आपको अगर कुछ याद रखना है तो वाग्भट ने जो ब्राह्मी घृत बताया है वो आपको याद रखना है, रसायन में उन्होंने इसका वर्णन किया है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, हम ज्वर चिकित्सा अध्याय पे। ज्वर चिकित्सा अध्याय में क्या बताते हैं आचार्य चरक, षडंग पानीय, पंचमूली घृत पेय बताया है उन्होंने। तेल 2 बताए हैं, चंदनाद्य और अगुर्याद्य। ठीक है, अगरू कैसा होता है हमारे लिए, अगरू होता है हमारे लिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? यस और नो फटाफट बताना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, षडंग पानीय दिया है। देन दिया है पंचमूल्य घृत या फिर पेय दिया है।
देन तेल दिए गए हैं, कौन से हैं, चंदनाद्य है और एक अगुराद्य दिया है। तो ये तो चरक के हैं जो हम इजीली रिमेम्बर कर पाते हैं। जो सुश्रुत के हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। उसमें क्या है, पंचकोल घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, पंचगव्य घृत और पंचसार। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। पंच पंच सारे विषम ज्वर में, कल्याण जीर्ण ज्वर का और महाकल्याण सर्व ज्वर का आपको करना है। वर्धमान पिपली इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है, जबकि हम इसे रसायन में देख चुके हैं इससे पहले, थर्ड पाद में जब हमने देखा था। ठीक है, तो सुश्रुत का आप क्या क्या याद रखेंगे, वर्धमान पिपली याद रखेंगे, आप पंचकोल याद रखेंगे, पंचगव्य और पंचसार इन विषम ज्वर, कल्याणक घृत इन जीर्ण ज्वर, महाकल्याणक घृत इन सर्व ज्वर। ठीक हो गया। वाग्भट में क्या कह रहे हैं, अपराजिता का जो धूप है, धूपन जो है वो दिया जाता है। सो क्विक रिकैप, चरक ने बोला षडंग पानीय, पंचमूल्य घृत पेय, तेल, चंदनाद्य और अगुराद्य। सुश्रुत ने क्या बोला, वर्धमान पिपली का वर्णन किया, पंचकोल घृत, पंचगव्य, पंचसार ऑल इन विषम ज्वर, कल्याणक घृत इन जीर्ण, महाकल्याणक है तो सभी चीजों को दूर करेगा तो सर्व ज्वर, और वाग्भट ने बोला है अपराजिता का धूम। क्लियर, आवाज आ रही है क्लियरली? एनीवन कंफर्म कर सकते हैं आप बच्चे, है ना? फिर हम Yes, समिता ma'am. से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, ओके ओके ठीक है। समिता खोल के रखनी है, समिता से पढ़ना है सारी चीजें, कभी भी शॉर्ट नोट्स की तरफ नहीं जाना है, टू द न्यू पीपल। ओके, ज्वर चिकित्सितम अध्याय। ज्वर चिकित्सितम अध्याय में सबसे पहले ये बोला है, जैसे हमें भी पता है जब भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस होता है या कुछ भी एंटिटी होती है तो हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड करती है, ये बताने के लिए कि हमारी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे पहला सिम्टम फीवर के रूप में हमें मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने भी ज्वर का ही वर्णन किया है। रोगों में सर्वप्रधान किसको बताया है, ज्वर को बताया है। आयुर्वेद में मन और शरीर में होने वाला जो संताप है उसका नाम ज्वर कहा गया है। ये आपको याद रखना है, नॉट ओनली शारीरिक बट इट इज मानसिक ऑल्सो। सर्व प्रधान ज्वर है, आयुर्वेद में मन और शरीर वाल में जो संताप उत्पन्न करता है वो ज्वर कहलाता है। अब आते हैं उसके पर्याय, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो इन्होंने बोला देह इंद्रिय मनस्तापी, मतलब वो शारीरिक है, मानसिक है और इंद्रिय जो है उनमें भी ये ताप उत्पन्न करता है या दुख उत्पन्न करता है। सर्व रोग अग्रजो बली, इसको सभी रोगों में प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा गया है। इसको बलवान कहा गया है और प्रधान कहा गया है, ये आपको याद रखना है। फिर इन्होंने कहा कि जो प्राणी मात्र होते हैं उनके जन्म और मृत्यु के समय अवश्य उन्हें ज्वर होता ही है, संताप होता ही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कभी भी आपको क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज सर्व अग्रजो बली, यू हैव टू आंसर एज ज्वर। देह इंद्रिय मनस्तापी ज्वर होता है या नहीं होता है, आपको उसको हमेशा करेक्ट मार्क करना है कि हाँ देह इंद्रिय मनस्तापी ज्वर होता है। अगर उसमें सिर्फ देह मनस्तापी लिखा है और देह इंद्रिय मनस्तापी दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आप देह इंद्रिय मनस्तापी को करेक्ट करेंगे क्योंकि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट लोग देखते हैं हम आपके, ये सारे योग हैं जो हमने ध्यान से देखे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो कल्याणक घृत है वो उन्माद में है और जो सुश्रुत का महाकल्याणक घृत है वो सर्व ज्वर में है। कंपैरेटिव पॉइंट, सुश्रुत महाकल्याणक घृत सर्व ज्वर, कल्याणक घृत उन्माद में बताया है। ठीक है, हमारा अभी जब आएगा उन्माद चैप्टर तब हम देखेंगे। ज्वर के पर्याय क्या है, हम निदान स्थान में भी देख कर आए थे। ज्वर विकार, रोग, व्याधि और आतंक इसे कहते हैं। ज्वर जो है उसको आतंक कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ज्वर एक व्याधि तो है ही, डिजीज के रूप में हम पढ़ रहे हैं उसे, रोग है ही वो और विकार वो है। ज्वर की प्रकृति क्या है, ये गलती कभी नहीं करनी है कि ज्वर की प्रकृति क्या है और ज्वर की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, ज्वर की प्रकृति ये है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही भावों को हमारे दूषित करता है। ये उसकी प्रकृति है कि वो आपकी जो वात पित्त कफ है उनको भी दूषित करेगा और जो आपके मानस जो दोष है रज और तम उनको भी दूषित करता है। इसके बिना कभी भी ज्वर नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रकृति इज इक्वल्स टू शारीरिक एंड मानसिक भाव की दुष्टि हो जाना।
दैट्स इट। फिर क्या बोला, ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति क्या है। अब वो शरीर को जब दूषित कर रहा है तो क्या क्या हो सकता है, शारीरिक क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, ये सब यमराज के रूप माने गए हैं। क्योंकि जब भी ज्वर होता है तो आपकी बॉडी जो है उसमें धातुहीनता पे जाती है, तमह प्रवेश होने लग जाता है आंखों के सामने, इसको पापमा, मृत्यु। तो बस आपको ये याद रखना है कि इसके स्वभाव रूप प्रकृति में शयस्तमो जो रहा पापमा मृत्युश्च उक्ता, यम आत्म का इसे कहा गया है कि यम के समान इसे कंपेयर किया गया है। और इन्होंने ये बोला कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पंचत्व को भी प्राप्त करवा सकता है, दैट मीन्स मृत्यु का कारण यम रूप में हो सकता है ज्वर। ऐसा इन्होंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे किसी को अगर डेंगू का फीवर हो जाए, मलेरिया का फीवर हो जाए, टाइफाइड हो जाता है, ये सारी चीजें जब होती हैं, इसमें भी फीवर रहता है उनको, पहले इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो सिर्फ फीवर से भी मृत्यु हो जाती थी। वो इन्होंने यहाँ पे समझाया कि ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति में ये पूछा जा चुका है कि क्या ये यम आत्म का होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दैट। ठीक है, तो हमने तीन चीजें डिस्कस की, एक तो पर्याय जिसमें आतंक इंपॉर्टेंट है, एक उसकी प्रकृति की ये शारीरिक और मानस होता है, और ज्वर के स्वभाव रूप में हमने देखा कि ये यमात्म का होता है और पंचत्व प्रत्यय इसको बोला गया है। अब हम देखते हैं ज्वर की प्रवृत्ति क्या होती है। ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है। परिग्रह जो है उसका बेसिक मीनिंग तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं, जो वो होता है एक तो। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है, जब हमारी कुछ ना कुछ ऐसी हम हैबिट्स करते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शियस चीजें हमारे पास हो सके, तो हम वैसा कोरिलेट कर सकते हैं। पर आपको आंसर मार्क करने के लिए परिग्रह याद रखना है। तो एक परि है जो प्रवृत्ति करती है ज्वर के लिए, परि प्रवृत्ति करती है, और प्रकृति शारीरिक मानसिक। और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की उत्पत्ति बताई। तो निदान स्थान जो है उसमें क्या बोला है इन्होंने, निदान स्थान में इन्होंने बोला है कि जो रुद्र है उनके भयंकर कोप की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है, और चिकित्सा स्थान में बोला है कि परिग्रह से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। फिर उसकी पूरी पौराणिक कथा है कि एक पूरा यज्ञ जो है वो किया गया था, उसके बाद वो उसको मतलब तपस्या को भंग करने की वजह से, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो अल्टीमेटली ये था कि शिव जी को गुस्सा आ गया था जिसकी वजह से ज्वर जो है उसकी उत्पत्ति हो गई थी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्वर का प्रभाव। ये लक्षण आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, इसमें कभी गलती नहीं करनी है। ज्वर का प्रभाव जो है वो उसके लक्षण है। जब जब मुझे ज्वर हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम टच करके देखते हैं ना कि ताप है या नहीं है। तो संताप, कुछ खाने का मन नहीं करता, तब कितनी लालच देते हैं घर वाले कि चलो आइसक्रीम खाओगे क्या, समोसे खाने हैं क्या। तो अरुचि रहती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, मुंह कड़वा कड़वा लगता है। ठीक हो गया। फिर क्या रहता है, बहुत ऐसा लगता है मुंह सूख रहा है, प्यास लगती है, तो तृष्णा। सा अंग मर्दो, पूरी बॉडी पेन करती है, सा अंग मर्दो। और नौजिया फील होता है बहुत ज्यादा, हृदय व्यथा रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है कि आपको फीवर हो गया है तो सबसे पहले कोई आपका ताप चेक करेगा, कुछ खाने के लिए ऑफर करेगा तो आप नहीं खाएंगे। अरुचि, तृष्णा, सा अंग मर्दो, बॉडी पेन और हृदय व्यथा। नॉर्मली आप इसे चाहे तो सताह करके भी याद रख सकते हैं। सताह जो है उसमें SATAH। ठीक है, एस से संताप, ए से अरुचि, टी से तृष्णा, नेक्स्ट ए से अंगमर्द, और फिर लास्ट एच से हृदय व्यथा हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टोरी लाइन है वो इसलिए है ताकि हृदय व्यथा जैसा जो सिम्टम है वो आप कभी गलत ना करें। ठीक हो गया। तो ज्वर का प्रभाव हमने सताह देखा कि ज्वर से कोई किसी को सता रहा होगा। ओके। अब आते हैं हम ज्वर के पूर्व रूप पे। हमने निदान स्थान में भी ज्वर का पूर्व रूप देखा था। आज आपका काम बनता है कि आप चरक निदान में से ज्वर का पूर्व रूप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नहीं तो एक बार पूरा निदान का जो ज्वर वाला अध्याय है उसे रिवाइज करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका कंपैरेटिव और उसका कंपैरेटिव आपके ना बहुत अच्छे से सूटेबली बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक हो गया। तो ज्वर के पूर्व रूप में इन्होंने कहा है, आलस्यम नयने सस्त्रावे जृंभणम गौरवम क्लमः, ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेष व निश्चितो। तो इन्होंने बोला कि आलस बहुत रहता है बिकॉज बॉडी एक था, नयने सा अस्त्रे मतलब आंखों से अश्रु का स्त्राव हो रहा हो ऐसा फील होता है, बहुत ज्यादा जृंभा, शरीर में गुरुता, क्लम अग्नि, धूप, वायु, जल, इनका अनिश्चित रूप से इच्छा द्वेष होना।
कभी कभी ऐसा लगता है कि ठंडे में अच्छा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्म में अच्छा लग रहा है। इस तरीके का प्रोटोकॉल उस बंदे के साथ होता रहता है। ठीक हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला है, हानिश्च बल वर्णयो। वेरी इंपॉर्टेंट कि बल वर्ण की हानि हो जाती है। जिसको बुखार होता है अलग से उसकी शक्ल पे दिखने लग जाता है ना, कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है इस इंसान की, तो हानिश्च बल वर्णयो। शील वैकृतम अल्पम, जो उसका स्वभाव है वो बहुत अजीब होने लग जाता है, उसके स्वभाव में जो नॉर्मलिसी होनी चाहिए वो नहीं होगी, परिवर्तन मिलेगा। तो शील वैकृतम अल्पम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पूर्व रूप, जो चिकित्सा स्थान में इन्होंने बताया है। ज्वर लक्षणम अग्रजम, ये ज्वर के लक्षण है अग्र। ठीक है, वहां पे हमने बालेभ्य प्रद्वेष जैसी चीजें देखी थी, है ना। तो यहाँ पे और वहां पे क्या देखा है, निदान में आपको वो आज ही रिवाइज करना है। कुछ नहीं हो रहा है, किसी से पूरा निदान नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट पूर्व रूप तो कंपेयर करके रिवाइज कर ही लेना है। ठीक हो गया। ज्वर का पूर्व रूप में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, हानिष्ट बल वर्णयो और शील वैकृतम अल्पम। एक बार इसे पूरा रीड जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऊपर नीचे से आ जाता है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पूरा रीड करेंगे। ज्वर का अधिष्ठान क्या है, ज्वर का अधिष्ठान मन के साथ संपूर्ण शरीर है, जो उसकी प्रकृति थी कि वो मन को और शरीर को दोनों को ही दूषित करता है। तो ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए शरीर और मन ये दोनों ही ज्वर के अधिष्ठान है। नेक्स्ट इज ज्वर का आत्म लक्षण क्या है। ज्वर ज्वर जब होगा तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होगा, फीवर आने पर संताप होता है, टेम्परेचर जो है वो आपको मिलता है। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसम, हर जगह उन्होंने मेंशन किया है कि शरीर और मन दोनों ही इफेक्ट होते हैं उससे। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसम, हमने देखा पूर्व रूप में हानिश्च बल वर्णयो शील वैकृतम अल्पम। ज्वर का अधिष्ठान हमने देखा शरीर और मन, और ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण हमने देखा संताप। सिंपल, जब भी आप खुद पढ़े ना तो एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ना है और फिर इंपॉर्टेंट उस पेज का रिवाइज करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे आपकी ये कंप्लेंट आएगी कि मैम इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, आगे का पढ़ लेते तो पीछे का याद नहीं आता है। तो रिविजन ऐसे ही करना है, जैसे मैं अभी आपको क्विक रिकैप करा देती हूँ एक एक पेज करवा के। ठीक है, तो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। और एक बच्चे का कंसर्न ये भी आया था कि मैम भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, और जो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब उस टाइम तो मान लीजिए एक बार हमने टैली कर लिए तो हमें याद हो गए, पर फिर वो क्या लंबे टाइम तक याद रहेंगे, नहीं रहेंगे बेटा। जब तक आप उन्हें 3 बार नहीं कर लेते गोविंद पारिक के क्वेश्चन, और अगर आप सीरियस नहीं है उसके लिए, तो यूल पे ऑफ, सिंपल एज दैट। आप जब तक 3 बार वो क्वेश्चन पेपर्स नहीं कर लेते, 3 बार आपकी पारिक नहीं हो जाती, तो आप ये सोच के चलिए कि वो क्वेश्चन जो आपको वहां आज नहीं बन रहा वो कल वहां पे भी नहीं बनेगा, अगर पेपर में सेम रिपीट किया गया तो। ठीक है, बहुत ज्यादा मॉडर्न के क्वेश्चन के लिए और बहुत ज्यादा लघुत्रय के लिए वरी नहीं करना है, लेकिन जो बेसिक्स है वो गलत नहीं होने चाहिए वहां से। ठीक हो गया। अब आते हैं हम ज्वर के भेद और लक्षण पे। ज्वर के भेद और लक्षण में क्या बोल रहे हैं, विधि भेद से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस भेद से बताया, विधि भेद से ज्वर 2 प्रकार का होता है। कौन सा है, शारीरिक और मानसिक। फिर उसके दो दो भेद इन्होंने बताए। क्या 2 भेद हैं, सौम्य और आग्नेय, अंतर्वेग बहिर्वेग, प्राकृत वैकृत, साध्य असाध्य। ऐसे दो दो भेद जो है वो विधि भेद से इन्होंने फर्दर अंदर डिफाइन किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वही ज्वर दोष के काल बल और अबल भेद से 5 प्रकार का होता है। वो क्या है, संतत सतत अन्यदिश्यक तृतीयक और चतुर्थक ज्वर होता है हमारा। और धातु आश्रय भेद से वो 7 प्रकार का होता है। तो इन शॉर्ट ये इंडेक्स बता रहे हैं जो अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, विधि भेद से इन्होंने बता दिया ज्वर शारीरिक मानसिक सौम्य आग्नेय अंतर्वेग बहिर्वेग प्राकृत वैकृत साध्य असाध्य। तो बस आपको यह याद रखना है कि ये विधि भेद से। बल काल भेद से अगर कोई पूछे किसका डिवीजन किया है, तो बल काल भेद से संतत सतत अन्य दिश्यक तृतीयक और चतुर्थक ज्वर का वर्णन है। और फिर धातुगत ज्वर हम पढ़ेंगे वो है सप्त धातु से रिलेटेड। इसी को इन्होंने ये टेबुलर फॉर्म में बता दिया है, आप यहां से भी एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, शारीरिक तथा मानसिक ज्वर के लक्षण। मानसिक का जो लक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है, मानसिक ज्वर में ये क्या बोलते हैं,
वैचित्यम अर्तिर ग्लानिर मनसंताप लक्षणम। मन कहीं नहीं लगेगा, चित्त कहते हैं ना मन को। वैचित्यम अर्ति ग्लानिर मनस्ताप लक्षणम। इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम। इंद्रियां जो होती हैं आपकी वो कैसी हो जाती हैं, विकृति हो जाती है उनमें, और वो अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्या बोल रहे हैं, वैचित्यम अर्ति ग्लानिर मन संताप लक्षणम इंद्रियाणाम च वैकृतम। मन को जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इंद्रियों पर भी इफेक्ट हो रहा है। इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इन्होंने कहा है सौम्य और आग्नेय ज्वर। ये कहते हैं कि जो ज्वर वात पित्त वीआईपी से उत्पन्न होता है उसमें शीतल चीजों की अभिलाषा होती है। जिसमें बॉडी में गर्मी ज्यादा होगी उसमें ठंडा खाने का मन करेगा। जैसे आपने देखा होगा जब किसी की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है फीवर के टाइम, तो ठंडे पानी की हम पट्टी गर्म रखते हैं, ठंडी ठंडी। ठीक है। जो ज्वर वात और कफ से उत्पन्न होता है उसमें उष्ण वस्तु की इच्छा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इन दोनों के प्रकार मतलब मिक्स रूप में आपको मिले तो शीत उष्ण दोनों की इच्छा हो सकती है, व्यामिश्र लक्षण मिलेंगे। वजह इतना ज्यादा डिफाइन करके इसको बताने का सिर्फ यही है कि आपको ये अच्छे से याद हो, और इससे अगर कोई छोटा क्वेश्चन बने तो वो आप कभी गलत ना करें। सिंपल। कभी कभी बच्चे ये भी गलत करते हैं कि अगर वात पित्त की वजह से उत्पन्न हुआ है तो विपर्य चिकित्सा होगी या नहीं होगी। तो विपर्य चिकित्सा होगी, क्योंकि वात पित्त की वजह से उत्पन्न हुआ है तो पित्त वाली चिकित्सा तो कर नहीं देंगे, समान हो जाएगी वो। विपर्य में शीत आता है हमारा, तो इसलिए उसको डेफिनेटिव आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सौम्य और आग्नेय ज्वर में क्या बता रहे हैं, ज्वर वीआईपी है तो शीत चिकित्सा, ज्वर वीके है विक्की है तो उष्ण चिकित्सा, और दोनों के गुण मिले हुए हैं तो शीत उष्ण दोनों चिकित्सा मिलेगी। ठीक हो गया। फिर वायु जो है उसे उत्तम योगवाही कहा है। अब देखो, सौम्य में भी बात है, आग्नेय में भी बात है, तो वो कफ और पित्त दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। वायु जो है वो योगवाही में आता है, मधु भी योगवाही में आता है, लोह जो है धातु वो भी योगवाही में आते हैं, है ना। तो वायु जो है वो उत्तम योगवाही होता है। उसका अगर कोई रेफरेंस पूछे तो वो यहीं पे बताया इन्होंने बहुत अच्छे से कि सौम्य और आग्नेय ज्वर का जहां वर्णन है वहां वात कफ दोष और पित्त दोष दोनों के साथ मिक्स होता है। ये सब चीजें कहाँ पूछी जाती हैं, जब आप लोग यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यूज देते हैं, वो आपसे डिटेलिंग पूछते हैं कि योगवाही है तो कैसे है, आप कौन सा तर्क देकर इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, अंतर्वेग ज्वर के लक्षण। आप देखो श्लोक नंबर 39 एंड 40। अंतर्वेग ज्वर, बहिर्वेग ज्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण, आज यू हैव टू लर्न इट। अंतर्दाहो अधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसना भ्रमा। अंतर्दाहो अधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसना भ्रमा। संधि अस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि संधि अस्थि में शूल होता है उसको, और स्वेद नहीं आता। ठीक है। कहते हैं ना स्वेटिंग अगर ज्वर में हो जाए तो ज्वर उतर जाता है हमारा, फीवर। तो अस्वेदो, इससे आप क्या बोलेंगे कि बॉडी के अंदर है जो ज्वर है, स्त्रोतस ब्लॉक हो गया है उसका। दोष वर्चो विनिग्रह, दोष और जो मल है वो रुक जाते हैं उसमें। जैसे ही स्त्रोतस का ब्लॉकेज खुलेगा सारे पोर्स खुलेंगे, स्वेट बाहर निकलेगा, आपके दोष बाहर निकलेंगे, और आपका जो मोशन है वो भी अच्छे से पास हो जाएगा। ऐसे आपको क्लिनिकली इसे देखना होगा जब भी आप किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। ये अंतर्वैक ज्वर के अंदर आता है। बच्चे जब भी आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस करने के बारे में सोचेंगे ना तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब तक आप डायग्नोज अच्छे से नहीं करेंगे और रिलेट करके डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं देख पाएंगे। ठीक है। डायग्नोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने दोष भी अगर डायग्नोस अच्छे से कर लिया ना कि हाँ इसमें वात प्रिडोमिनेंट चीजें चल रही है तो मुझे एरेंट्रस शरीर की चलानी चाहिए, और मुझे दशमूल का क्वाथ चलाना चाहिए, थोड़ी स्निग्धता भी देनी है अगर मुझे, तो मैं उसमें कुछ कुछ चीजें और मिलाऊंगी या मिलाऊंगा। ठीक है। तभी आपकी वो चिकित्सा सक्सेसफुल होगी और उस पेशेंट को रिलीफ होगा। इस तरीके से आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो सीखना और सोच जो है वो डेवलप करनी होगी। ठीक है। तो अंतर्वेग ज्वर होगा तो क्या देखोगे आप पेशेंट में, अंतर्दाहो, अंदर उसे दाह होगी, तृष्णा मिलेगी, प्रलापः श्वसनः भ्रमः, संधि अस्थि शूल अस्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह। अब आते हैं बहिर्वेग ज्वर। बहिर्वेग ज्वर में क्या बोला है, संतापो अभ्य अधिको, जिसमें संताप बहुत ज्यादा मिलेगा, बाहर है तो टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रेड हॉट पैन की तरह जल रहा है वो। बाह्य तृष्णा आदि नाम च मार्दव, जो ये तृष्णा आदि लक्षण यहाँ बोले थे, तृष्णा प्रलाप श्वसन, ये सब कम हो जाएंगे, इनमें मृदुता हो जाती है। बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वम,
जो बहिर्वेग है इसे सुख साध्य बोला है इन्होंने कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है ट्रीट करने के लिए। तो बहिर्वेग जो है लिंगानी सुख साध्यत्वम इन्होंने कहा है, ठीक है। जबकि अंतर्वेग को दुख साध्य बोला है इन्होंने। अंतर्वेग इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट बहिर्वेग होगा तो सिर्फ आपको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है। एक ही फीचर आप यहाँ पे याद रखिए, संतापो अभ्यय अधिको, बाकी सारे हो गए मृदु और ये होता है सुख साध्य। 3 फीचर्स टू रिमेंबर। प्राकृत और वैकृत ज्वर के लक्षण जो हैं उसमें इन्होंने कहा कि वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर सुख साध्य होता है, ठीक है। डैश ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर सुख साध्य होता है, अगर क्वेश्चन आए तो वसंत और शरद ऋतु आपको लगाना है। पहली चीज अगर आप ध्यान रखें तो इन दोनों में त द दिया है, कोई बड़ी मात्रा नहीं दी गई है, कोई आकड़ अंडा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसे वीएस या वासु करके भी याद रख सकते हैं, वसंत और शरद। नहीं तो वसंता जो है वो शरद नाम के लड़के की मासी थी, इसलिए मैंने 3 ट्रिक्स बताई क्योंकि लॉन्ग रन में फिर आप भूल जाते हैं, ठीक है। वसंता शरद की मासी है जिसको ज्वर हुआ है और वो भी प्राकृत है जो कि सुख साध्य है। तो इस पूरे पेज में हमने क्या देखा, शारीरिक मानसिक ज्वर देखा, वैचित्यमर्ति ग्लानिर मनस संताप लक्षणम, इंद्रियाणाम च वैकृत्यम, इंद्रिया वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट देखा, सौम्य और आग्नेय ज्वर देखे, वीआईपी और वात कफ देखा, जिसके बेसिस पे हमने बोला वायु योगवाही होती है। अंतर्धाव अधिक तृष्णा प्रलापा शोषणा भ्रमा, संधि अस्थि में शूल हो रहा है, स्वेद नहीं निकल रहा और दोष वर्च भी नहीं निकल रहे हैं। बहिर्वेग ज्वर हमने देखा जिसमें संताप बहुत ज्यादा है बाहर की तरफ और जो तृष्णा है वो कम हो गई और सुख साध्य होता है। प्राकृत वैकृत ज्वर में हमने देखा कि जो वसंता है, वसंता शरद की मासी है, उसको प्राकृत ज्वर हुआ है, वो भी सुख साध्य है, ठीक हो गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे हमने निदान स्थान में भी देखा होगा, ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह तुल्य दूष्यता, रक्त गुल्म जो पुराना रक्त गुल्म होता है 10 मंथ वाला, वो सुख साध्य लक्षण दिखाने वाले होते हैं। ऐसे ही ज्वर के लिए भी ये बोला गया कि जो वसंत और शरद ऋतु में होगा तो वो सुख साध्य रहेगा। जबकि अगर वर्षा ऋतु में वातिक ज्वर हो जाए तो वो कृच्छ साध्य होता है। वर्षा ऋतु में होने वाला वातिक ज्वर कृच्छ साध्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पित्त और कफ के प्राकृतिक कोप ऋतु। उष्ण स्वभाव वाला जो पित्त है वो वर्षा ऋतु जो होती है उसके दिनों में बढ़ता है अपने स्थान से और फिर संचित होकर शरद ऋतु में अपनी उष्णता को प्रकोपित करता है। तो इसको तो आपको इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो आप हमेशा से संचय प्रकोप प्रसर याद करके आए हैं आपको उसी को ध्यान रखना है। वात पित्त कफ ग्रीवर्षा वर्ष हे वग्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, प्राकृतिक पैतिक ज्वर तथा लंघन। इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु जो है उसमें जल और औषधियां अम्ल विपाक की होती हैं जिसकी वजह से पित्त का संचय होता है। जब शरद ऋतु आती है तो सूर्य की किरणों की वजह से वो शीघ्र ही पैतिक ज्वर को उत्पन्न कर देता है। ये पित्त ज्वर अपनी प्रकृति के अनुसार और विसर्ग काल के कारण लंघन को सहन करता है, इसलिए प्राकृतिक पित्त ज्वर में भोजन ना किया जाए तो कोई भी भय नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी पेशेंट को आफ्टर रेनी सीजन, ठीक है, जब शरद ऋतु आएगी तब अगर उसको बुखार हुआ है तो आप उसको बोल देंगे कि आप लंघन करो, आम धातु जैसे ही पच जाएगी, त्रिदोष का जैसे ही शमन हो जाएगा, वो कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा। बहुत ज्यादा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, आप सुदर्शन जो है उसका फांड दे सकते हैं, पूरे दिन में आपको ग्लूकोज की तरह उसे पीना है। थोड़ा सा 1 चम्मच डालना है और 4 ग्लास पानी डालकर उसके बाद आप उसे बॉईल करेंगे एंड 1 ग्लास जितना रह जाएगा या फिर 2 ग्लास जितना रह जाएगा उसको बॉटल में भरकर पूरे दिन आपको उसी को पीना है, ठीक है। 2 बार बना सकते हैं। तो उतने में आम पाचन होकर धातुएं जो है उनका स्रोतस खुल जाएगा और पैतिक ज्वर खुद ही रिलीफ हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इस पे क्वेश्चन नहीं आता बट क्लिनिकली आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके साध्य ज्वर के लक्षण पे, ठीक है। साध्य ज्वर का जो लक्षण है उसमें क्या बोला है, रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो और ज्वर के कोई भी उपद्रव ना हो तो वो ज्वर कैसा है, साध्य होता है। ये आपको याद रखना है कि 3 ही फीचर्स बोले हैं, बल, उसका दोष और उसके उपद्रव कोई भी नहीं होने चाहिए, साध्यो अनुपद्रवः। तो बल, दोष और उपद्रव नहीं होने चाहिए, बल दोष एंड उपद्रव, बीडीयू, बड्डू ऐसे करके याद रख लो, बीडीयू, ओके। बल दोष एंड उपद्रव आपको याद रखना है तो ज्वर साध्य होता है। असाध्य ज्वर के क्या लक्षण बोलते हैं, हेतु भीर बहुबीज जातो, अगर बहुत ज्यादा निदान की वजह से ज्वर हुआ है, बलिभीर बहुलक्षणा और लक्षण बहुत बलवान है,
ज्वरः प्राणांतकृद्यश्च, ज्वर जो है वो प्राणियों का अंत कर देता है, शीघ्रम इंद्रिय नाशनम, और साथ में क्या करेगा, इंद्रिय का भी नाश करेगा, प्राणी का भी नाश कर रहा है, अंत करता है, और इंद्रिय नाशनम भी बोला है। हेतु ज्यादा होंगे, लक्षण ज्यादा होंगे, ज्वर प्राणों का अंत करेगा, शीघ्रम इंद्रिय नाशनः। अब इन्होंने क्या बोला है, कितने कितने डेज तक ज्वर रहता है, वातिक ज्वर 7 डेज, सप्ताह 10 डेज तक रहता है पैक्टिक ज्वर, और कफत ज्वर जो होता है वो 12 डेज तक रहता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसमें अगर तीव्र प्रलाप, सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्याद ज्वर नर, अगर ये कोई भी ज्वर का टाइप आपको हुआ है, उस टाइम वो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा प्रलाप करता है, या उसको भ्रम बहुत ज्यादा हो जाए, या श्वास बहुत ज्यादा उसकी चढ़ जाती है, श्वास तीक्ष्ण हो जाता है, और ज्वर का अगर वेग बहुत तीव्र हो जाता है तो वो मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए अगर किसी को कभी भी फीवर होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, या नॉर्मल फीवर भी आता है, जो नॉर्मल तो नहीं होता है फीवर कोई भी, बट उस टाइम आपको उसको पैनिक नहीं होने देना है। ठीक है, चाहे उसे डेंगू हुआ हो, चाहे उसे कुछ भी हुआ हो। सप्रलाप भ्रम, क्योंकि ये मानसिक कारण है। श्वास तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण श्वास अगर उसकी चल रही है, उसको मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ही नौजिया जैसा हो गया है और बिल्कुल सहन नहीं हो रही है चीजें, तो श्वास तीक्ष्ण हन्यात ज्वरो नरा, तो उसमें आपको उसकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी और उसको मेडिकेशन भी देनी पड़ेगी, सिंपल। तो वातिक 7 डेज, 7, 10, 12, 7, 10, 12 क्वेश्चन इस पे आएगा, और इस फीचर पे आएगा कि क्या फीचर दिया गया है, अगर ये फीचर होगा तो ज्वर में मृत्यु होगी या नहीं होगी। सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्ण हन्याद ज्वरो नरः। अब आते हैं हम इस पे, क्षीण व्यक्ति और जो शोथ युक्त व्यक्ति होते हैं, उनका गंभीर और दीर्घ काल तक रहने वाला ज्वर असाध्य होता है। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति हैं, जो क्षीण व्यक्ति हैं, या फिर जो शोथ युक्त व्यक्ति हैं। क्षीण और शोथ में श कॉमन है कि नहीं है, क्षीण और शोथ में श और श कॉमन है। ठीक है, ओके बच्चे, वैसे ये क्लास एंड होने वाली है, ज्वाइन इन अ वाइल, ओके, रीज्वाइन करेंगे आप लोग।